नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? कांग्रेस 3 घटनाओं को लेकर यह सवाल उठा रही है जिनसे पार्टी नेताओं के बीच दरारें उजागर हो रही हैं। मंत्री, सांसद और विधायक एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे पार्टी की एकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल उल्लंघन से लेकर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप तक खुद बीजेपी के नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब संगठन पर्व में बीजेपी आम आदमी को पार्टी कार्यकर्ता बनाने में जुटी हुई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। तो ये न्यायोचित नहीं है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। परिवार का हिस्सा तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है। जहाँ इतना बड़ा मूव हो तो छोटी छोटी बातें कभी होती रहती हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के बीच अंदरूनी कलह की 3 प्रमुख घटनाएं, जहां मंत्री, सांसद और विधायक एक दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं। छतरपुर जिले में पूर्व विधायक और मंत्री मानवेंद्र सिंह ने हाल ही में आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने लोकेंद्र सिंह नाम के शख्स को, जो आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मानवेंद्र सिंह को तीसरी बार विधायक बनी और पूर्व में मंत्री रही ललिता यादव का भी समर्थन मिला। माननीय वीरेंद्र कुमार जी केंद्रीय में मंत्री भी हैं, लेकिन उनको कम से कम ऐसे देख के प्रतिनिधि बनाना चाहिए। कांग्रेस के एजेंट रहे, वो भी आज सांसद प्रतिनिधि हैं, तो ये न्यायोचित नहीं है। और मैं भंवर राजा की बात से सहमत हूँ। पूरी विधानसभा में हर विधायक परेशान है। आप बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी का काम ना करके और अगर कांग्रेस का कोई काम करेगा, रिकॉर्डेड काम करेगा, तो क्या ये न्यायोचित है? कतरी ओढ़कर घी पीने वालों को शब्दों को नाप तोल कर जो है ना प्रयोग करना चाहिए। आयातित लोग अगर मतलब कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे, जिनका स्वयं का जो है ना कि वो कितना उनको समय कितना हुआ, ऐसे व्यक्ति अगर कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे तो हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। पीएम में शिकायत करें, संगठन में शिकायत करें, ये तो अच्छी बात है। वहां बात जाएगी तो फिर तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। रीवा में सांसद जनार्दन मिश्र और विधायक सिद्धार्थ तिवारी के बीच विवाद हुआ। सांसद ने एक मंच से दिवंगत कांग्रेस के दिग्गज नेता श्रीनिवास तिवारी पर तीखी टिप्पणी की, जो विधायक सिद्धार्थ तिवारी के दादा हैं। श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। दादन हो दय हुआ, वोट न देवे तो हुआ। विधायक ने इसे अनुचित बताया। रीवा की सड़कों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ। किसी भी दिवंगत व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर से एक इतने बड़े राजनीतिक कद के व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वहारा वर्ग के उत्थान और विंध्य के विकास के लिए न्यौछावर कर दिया हो। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मूल्यों से चलने वाली पार्टी है, और जहाँ तक पार्टी फोरम की बात, हमारे यहाँ निश्चित फोरम है, उस पर ये बात उठी भी है, उठेगी भी। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है। बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी। तो परिवार का हिस्सा तो सुने वो क्या उसके बाबा ने क्या किया है। रायसेन में तो कमाल हो गया। शिक्षक दिवस के दिन स्कूल में नर्मदापुरम से बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी और प्रदेश सरकार में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री नरेंद्र पटेल को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। कार्ड पर सांसद का नाम पहले और मंत्री का नाम दूसरी लाइन में लिखा गया। आरोप है कि मंत्री जी को यह नागवार गुजरा। बाद में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस थमा दिया, जिसमें स्कूल की मान्यता निरस्त करने तक की चेतावनी दी गई। अब पार्टी कह रही है ये सब सामान्य सी घर की बात है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की इस कलह पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी एक वर्किंग सिस्टम पर काम करने वाला दल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम 100% आइडियल हैं, कहीं लेकुना हो सकता है,
मनुष्यों का संगठन है, मनुष्य मनुष्य होता है, तो इसलिए पर पद्धति के अनुरूप हमें उस व्यवस्था में इन चीजों का समाधान करने का व्यवस्था है। इसलिए सामान्य बातें होती रहती हैं, वो मेरी बात सबसे उनसे भी हो गई, इनसे भी हो गई, जो रूटीन काम है इसे चलता रहता है। लंबे समय तक जब किसी राजनीतिक दल के पास सत्ता होती है तो सत्ता के साथ जो कमजोरियां, जो बुराइयां आती हैं वो बीजेपी में आ रही हैं। जितना भी ये कलह है, अंतर कलह है और जो ये संघर्ष है, ये सुविधा और साधन के बंटवारे को लेकर है। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सुविधा और साधन के बंटवारे की लड़ाई है जो इस तरह के राजनीतिक अंतर कलह के रूप में सामने आती है। सत्तारूढ़ दल के अंदर मची इस कलह को फिलहाल पार्टी नकार रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये चिंगारी और भड़क सकती है। बीजेपी संगठन पर्व में करोड़ों कार्यकर्ताओं को जोड़ने निकली है, लेकिन ये तस्वीरें कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाली कम, तोड़ने वाली ज़्यादा दिख रही हैं। हालांकि क्या बीजेपी अपने नेताओं को मना पाएगी या ये विवाद और गहरे होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। एक तरफ संगठन पर्व है, परिवार बड़ा करने की बात चल रही है, लेकिन जो मौजूदा परिवार है उसमें अमूमन इस तरह से बीजेपी में तस्वीरें सामने आती नहीं हैं। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ नेहा बग्गा जी हैं, बीजेपी की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे सहयोगी अजय हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनके पास हम चलेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी हम चलेंगे। और सबसे पहले मेरा सवाल नेहा जी आपसे है। नेहा जी, कई डिबेट्स की हमने साथ में, जब हम कांग्रेस की कलह पर बात करते थे। मैं आज आपसे ये पूछ रहा हूं, एक बयान सुना मैंने अभी जिसमें जनार्दन मिश्रा ये कह रहे हैं कि श्रीनिवास तिवारी के बेटे ने बीजेपी में मर्ज हुए हैं, बीजेपी उनमें मर्ज नहीं हुई है। लेकिन क्या इन हालातों और इन तस्वीर के बाद बीजेपी कांग्रेस होती जा रही है क्या? आसिफ जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा पर्व है, संगठन पर्व की शुरुआत 2 सितंबर से हो गई है। और मुझे लगता है कि आप जिनको कलह का नाम दे रहे हैं, कई बार कुछ मतभेद सामने निकल कर आते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का जो भी हिस्सा बना है वो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है और वो दूध में शक्कर की तरह सदैव घुला है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि भाई दूसरे दल से आने वाला व्यक्ति एक प्रशिक्षण का भाग हिस्सा बनता है और फिर उसको भारतीय जनता पार्टी की प्रणाली समझ में आती है। पर कांग्रेस में तो जब भी हम सिर्फ उटवल देखते हैं तो खाटी कांग्रेसियों से देखते हैं। आप देखिए ना, आज ही क्या हालात बने हुए हैं। जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी और साथ में कमलनाथ जी जिस तरीके से कमेटियों को भंग कर रहे हैं, वहां पे जो रस्साकसी चल रही है, दिग्विजय सिंह जी की अपनी राजनीति है, ये तमाम सारी चीजें स्पष्ट करती है कि संगठन पे आधारित जो दल होता है उसकी वर्किंग क्या होती है और साथ में जो नेता आधारित दल होते हैं उनका हश्र क्या होता है। नेहा जी, अगर मैं ये तर्क मान लूं आपका, तो मेरा सवाल यह है कि छतरपुर में फिर ललिता यादव और वीरेंद्र खटीक, जहां तक मैं जानता हूं, खाटी भाजपा ही है। नहीं, मैंने आपसे कहा कि मतभेद स्वाभाविक है, कई बार मतभेद जरूर होते हैं, पर मनभेद भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। यहाँ पर अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता अपने विषयों को ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है और अगर वो उस श्रेणी से बाहर जाता है तो उस पर भी संगठन उचित निर्णय कर कार्रवाई करता है। तो ये मूल अंतर है। अभी आप देखिए, अलका लांबा जी आई थी और अलका लांबा जी तो राष्ट्रीय इनकी अध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की, उसके बावजूद जो जूतम पैजार हुई अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ में, वो स्थिति हमारे सामने है। किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो हमारे सामने है। और एक बार नहीं, अनेकों अवसर पर आप सोचिए कि इनके प्रभारी जब मध्य प्रदेश में आए थे तो वो यहाँ से खून के आंसू रोकर गए थे। किस तरीके से फूट फूट कर कैमरे के सामने रोए थे कि किस तरीके से अपमान किया गया उनका। तो मूल ये है कि जहां पर मनभेद है और जहां पर मतभेद है, मतभेद तो आप सुलझा सकते हैं, पर मनभेद हो गए तो जूतम पैजार और कुर्सियां ही चलती हैं। आसिफ जी, मैं नेहा जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। अब जरा इस डिबेट में 2 मेहमान हमें और ज्वाइन कर रहे हैं। महेश वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही साथ अमित शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। अमित जी, आपसे एक सवाल। देखिए सर, जब ये अब गड़े मुर्दे उखड़ने लगे हैं, पुरानी बातें निकलने लगी हैं, तो वो वक्त बहुत दूर नहीं था
जब उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे, उसके बाद ना तो उमंग सिंघार के आरोपों पर कोई कार्रवाई हुई, ना जांच हुई, ना दिग्विजय सिंह पर कोई कार्रवाई हुई। दिग्विजय सिंह आज सांसद हैं और उमंग सिंघार अब नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। तो उस वक्त मैं पूछता था, तब भी पूछता था कि अगर आरोपों में दम है तो कार्रवाई करिए, और अगर आरोपों में दम नहीं है तो फिर दिग्विजय उमंग सिंघार पर कार्रवाई करिए। लेकिन आज दोनों अहम पदों पर हैं सर। देखिए, सबसे पहली बात के दो बड़े राजनीतिक दल हैं। पहला कांग्रेस पार्टी, जिसका एक इतिहास है और जिस पार्टी के लोगों का एक बलिदान है। दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी शुरुआत एक स्वार्थ से होती है, और अंग्रेजों के जमाने से जब वो उनके साथ मिले हुए थे तो आज भी वो भिन्न भिन्न और छन्न छन्न और कई छेदों से छन्न छन्न वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो आज इसके दो चरित्र हैं दो राजनीतिक दलों के। आपने देखा होगा, प्रश्न आपने करा और हर प्रत्येक कांग्रेसियों ने कहा होगा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ संविधान को मानते हैं, हम पार्टी के एजेंडे को मानते हैं, और हमारे यहाँ स्वतंत्रता है अपनी बात को प्रमुखता से रखने की। मैं बिल्कुल कतई नहीं कहूंगा कि चाल चरित्र और चेहरे की जो पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं बची, वो सीधी सीधी हमारी पार्टी में कोई गलती नहीं है या कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई जो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग सरे से नकारते हैं। कई बार देखने को आया, इस बात पर बाद में आऊंगा। तो इसीलिए कभी अभिमान से इस बात को स्वीकार नहीं करा। हमने हमेशा कहा कि अपने शब्दों को विराम कंट्रोल कर लेकिन अपने बात को रखने की अभिव्यक्ति कांग्रेस पार्टी में है। जो चाहे भारतीय जनता पार्टी से नेता कांग्रेस में आए हो या कांग्रेस में जो लोग रहे, इस बात को जानते हैं। दूसरी बात, मेरी बहन ने कहा कि पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी में चाल चरित्र और चेहरा और संस्कृति है। अभी हमने देखा, जब हाल ही में अभी चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान जी कहते रहे कि ये लाडली बहना की योजना की वजह से रिपीट हुई है, लेकिन जो मोहन यादव जी ने कहा कि इसमें शिवराज जी गलत कह रहे हैं, ये योजना की वजह से सत्ता आई नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा, ये किस तरह मिले हुए हैं, इस बयानों से पता चलता है। अब मेरी बहन ने यह कहा, कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया, कभी वो शिवराज जी पर तानाकशी करते रहे, पूरे 10 साल उन्हें पश्चिम बंगाल भेजते रहे, कभी वो किसी पर तानाकशी रहे, फिर उमा भारती जी आई और शराब की दुकानों पर पत्थर फेंकती रही। कितना इनका तालमेल है, ये तालमेल स्वयं बना के रखें। अच्छा ठीक, मैं इस पे जरा आता हूं आपके पास। अमित जी, आपने भी कुछ एग्जाम्पल गिना दिए। महेश वर्मा जी हैं, फिर मैं अजय के पास जाऊंगा। महेश जी, ये कैसे तय होगा कि हमारे यहाँ की जो अंतरकला है वो आंतरिक लोकतंत्र है, वो संविधान पर चलने वाली एक सदरा है, और जो दूसरी पार्टी में हो रहा है वो तो साहब जूतम पैजार है, अंतरकलह है, वो खून खराबा है, वो गाली गलौज है। कैसे तय होगा? देखिए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से किसी सरकार या संगठन का जो है उसकी छवि को तय कर देना, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा। एक तरह से ये अनर्गल प्रलाप भी होता है कि जब इस तरह की कोई बात या टीका टिप्पणी या इस तरह के विवादित बोल सब सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अब इस संगठन को कटघरे में खड़ा करने का यही वक्त है। दीनदयाल जी के टाइम से जब भारतीय जनसंघ थी तब भी यही आरोप लगता था कि नानाजी देशमुख और उपाध्याय जी के बीच में जो है मनमुटाव है। अटल जी आडवाणी जी का मनमुटाव की बात कही जाती थी, आडवाणी जी जोशी जी के मनमुटाव की बात कही जाती, इसी प्रकार से शिवराज जी मोदी जी की बात कही जाती थी। तो ये तमाम तरह की भ्रांतियां और इसकी जगह इसके माध्यम से क्रांति करने का जो एक संभाव लेकर राजनीति करने की जो एक विचार बनते हैं, तो आज की डेट में अगर यही कहीं तथ्यों को सामने रख के अगर बात करनी है तो हरियाणा एक आज उदाहरण है। वहां देखिए, शैलजा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला है, कोई आदमी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सब लोग वहां चुनाव से मुंह मोड़ कर कांग्रेस के ही खिलाफत करने में जुटे हुए हैं। वहां जिस प्रकार से जो है हुड्डा जी की बात कही जाए, अभी हाल में कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में ही टूटते हुए लोगों ने क्या कहा, आज कमलनाथ जी और उनके बेटे का। नहीं, तो जब आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं तो महेश जी, इसका मतलब ये है क्या कि कांग्रेस का जो आंतरिक लोकतंत्र है वही असली लोकतंत्र में उनको हरवा रहा है? देखिए, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र वगैरह कुछ नहीं है। कांग्रेस जो है, आपने कभी सुना है कि कांग्रेस में कभी कोई इस तरह का जिला, प्रदेश
या किस जो इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी के बीच में होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते या संगठन के नाते जो एक प्रक्रिया होती है, उस तरह का कोई लोकतांत्रिक चीजों से इनको लेना देना नहीं है। एक परिवार का एक फैसला होता है, वहां से जो चीजें बताई और समझाई जाती है उसके तहत लोग काम करते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लोगों को इनका कहीं एप्लीकेशन मिला हुआ है, इनको कहीं उसकी मान्यता मिली हुई है, तो उससे कोई परहेज नहीं है किसी को। लेकिन सवाल आज की डेट में, आज का मुद्दा आपका ये है कि आज जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या सांसद या मंत्री अमित जी, एक जो मिनट कुछ दूंगा भी आपके बोले पास। हैं, जो कुछ भी बोले हैं, उसका मतलब क्या यही निकाल लिया जाए कि सरकार और संगठन जो है इस की छवि जो है, अब ये मतलब देखिए इनके यहाँ ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इन्होंने ये कह दिया तो अब सरकार ये ऐसी हो गई, संगठन ऐसा हो गया। क्या व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की वजह से सरकार और संगठन को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? नहीं, समझता हूं कि लेकिन इस पे सवाल ये भी उठेगा सर कि व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक है, लेकिन जो बयानबाजी कर रहे हैं वो जिम्मेदार ओहदों पे हैं, उन्हीं से सरकारें बनी हैं। मैं इस पर लौट रहा हूं जरा महेश जी आपके पास। अजय मेरे साथ हैं इस वक्त। अजय, मेरा एक सवाल, क्या इन नेताओं की, देखिए ये बड़े नाम हैं, ललिता यादव हो या वीरेंद्र खटीक हो, उधर सिद्धार्थ तिवारी हो, जनार्दन मिश्रा, ये जो टिप्पणियां हैं क्या इन्हें व्यक्तिगत टिप्पणियां मानी जाए, या ये कहीं सत्ता में हिस्सा मिला, कहीं नहीं मिला, कहीं वो नाराजगी है क्षेत्रीय, या शायद अपना प्रभाव कम है, उन चीजों की जो नाराजगी वो खुलकर आ गई जो पहले अमूमन खुलकर नहीं आती थी। मुझे याद है एक बार मनोहर ऊंटवाल का केस हुआ था, तो उस वक्त पूरा संगठन जो है वो आ गया था, उनको बुला लिया गया, तलब हुए थे, बातचीत हुई थी और हंसते मुस्कुराते भेजा गया था। आसिफ, आपने सब कुछ कंक्लूड करके सब कुछ सुन लिया होगा और तमाम नेताओं ने भी सब कुछ सुन लिया होगा। सबसे पहले ये साफ कर दूं कि बीजेपी की चर्चा क्यों कर रहे हैं हम, या बीजेपी की गुटबाजी की बात क्यों हो रही है। सवाल ये है कि देश से लेकर प्रदेश तक में नेहा बैठी हैं, ये तमाम बीजेपी के संगठन अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं जब भी नेता, तो जितने हो, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह क्यों ना हो, वो भी बैठते हैं, तो वो एक बात की दुहाई देते हैं कि देश में सबसे आदर्श संगठन कहीं का है तो वो मध्य प्रदेश भाजपा का है। और मध्य प्रदेश भाजपा के लीडरशिप को अलग अलग जगह बाकायदा बुलाया जाता है, बिठाया जाता है और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाती है, चुनाव के अच्छे रणनीतिकारों के तौर पर इनको देखा जाता है। तो सवाल उस आदर्शवादी संगठन को लेकर है जिसकी आदर्शवादिता क्या रसातल में जारी है, क्या कम हो रही है, क्या वह आदर्शवादी लोग, वो आदर्शवादी संगठन के लोग अब जो है उनका सब्र जवाब दे रहा है, आदर्शवादी सब्र, ये बात है। रहा सवाल कांग्रेस का, तो बीजेपी की ही बात कर रहा था मैं, तो उन बीजेपी के जितने नेताओं के अभी तक बयान निकल के आए हैं वो सारे उन इलाकों से आने वाले हैं। यदि आप बुंदेलखंड में जाएंगे तो वीरेंद्र खटीक और ललिता यादव, विंध्य में जाएंगे तो वो एक बेल्ट में, मतलब साफ हो चुका है कि हर इलाके में जिस तरीके से एक जमाना हुआ करता था कांग्रेस में छत्रपों की राजनीति का, वैसा मुझे बीजेपी में कम से कम ये तस्वीर अब दिखाई देना शुरू हुई है कि हर इलाके में अपने अपने छत्रपों की वर्चस्व की जंग शुरू हुई है। और अब वो जंग जो है वो ऑन कैमरा और टेलीविजन स्क्रीन पर आने लगी है। ये पहले कम हुआ करता था, ऐसा नहीं था कि हुआ करता था। भोपाल से संगठन महामंत्री इतना पावरफुल होता है बीजेपी में, यदि वो फोन कर दे कि आपको संगठन महामंत्री ने तलब किया तो 24 घंटे भी नहीं बीतते थे, पूरी रात सफर करना पड़ेगा आपको, लेकिन पहुंचना पड़ेगा और संगठन महामंत्री को रिपोर्ट करना पड़ेगा। आज की स्थिति में पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को कैमरे पे आना पड़ा और बोलना पड़ा कि थोड़ा बहुत लैकुना हो सकता है, लेकिन ताकीद दे रहा हूं कि सब अपने अनुशासन में रहें। इन सब के बीच में कांग्रेस को लेकर अक्सर कांग्रेस को लेकर एक सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको बता दूं, गिरोहों में बटी और धड़ों में बटी कांग्रेस अक्सर बीजेपी आरोप लगाती है। गुटबाजी की तस्वीरें हम देखते भी हैं, कांग्रेस इस बात को स्वीकारने से परहेज भी नहीं करते हैं कि हाँ हमारे यहाँ तो इसी तरीके से हालात हैं। यही कारण है कि पिछले 20 साल से हम सत्ता से बाहर हैं, हमारे नेता एक हो जाते हैं तो हम आज तक चुनाव नहीं हारते। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आसिफ इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे हैं, उनका नाम है अमित शर्मा। अमित शर्मा को पिछले 15 सालों से मैं जान रहा हूं, उनको सियासत करते देख रहा हूं, एनएसयूआई के जमाने से लेके। वो बेहद और खास और कट्टर समर्थक माने जाते थे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के, लेकिन पचौरी चले गए भाजपा में। तो ऐसा नहीं था कि उनकी संगठन निष्ठा खत्म हो गई हो, उनकी संगठन निष्ठा कायम है। आज वो कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे है, तो कम से कम कांग्रेस में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है कि उनमें निष्ठा बची है। अक्सर कांग्रेस में संगठन का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन हाँ बहुत सारे नेता चले गए हैं, बहुत सारे आ नहीं रहे हैं,
तो ऐसे में अब कांग्रेस के सामने भी संकट है कि हमारा संगठन ठीक हो, जो बच्चे कुछ हैं वो उम्मीद तलाश रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं सियासी जमीन अच्छी मिल जाए, मजबूत मिल जाए। एक मैदान वरिष्ठों से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सूरज ढल रहा है। मैं इस पे आता हूँ आज आपके पास, क्योंकि अब मुझे जरा बाकी तीनों से भी जल्दी जल्दी सवाल पूछने हैं। अब जब ये बात निकली है, अजय ने जब इसका जिक्र किया है, तो नेहा जी मेरा आपसे एक सवाल जरूर है। देखिए, जब वी डी शर्मा ये बात कहते हैं कि बात हो गई है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो बात हो गई है का मतलब क्या है? देखिए, अगर आपराधिक संरक्षण देने का आरोप केंद्रीय मंत्री पर लगा है, तो या तो उनकी छवि खराब करने की कोशिश की मानवेंद्र सिंह ने और ललिता यादव ने, उन पर कार्रवाई कीजिए, या उनके आरोपों में अगर दम है तो फिर वीरेंद्र खटीक पर कार्रवाई कीजिए, उन्हें पद से हटाइए या उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये बात हो गई, ये बीच की कौन सी बात हुई है? आसिफ जी, हमारे परिवार में, भाजपा परिवार में जो बात हुई है, मुझे लगता है कि वो मीडिया की सुर्खियों या मीडिया के डिस्कशन के लिए नहीं है। यही बात अभी अजय जी भी जिस तरीके से स्पष्टता से बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के लिए ही जाना जाता है, और मुझे जो विषय बताया गया था वो भी संगठन पर्व ही था। अगर आप रीवा की बात करेंगे तो रीवा का भी, क्योंकि आपने वहां के 2 लीडर्स की बात की, तो रीवा जो संगठन पर्व है उसमें भी आज के डेट में, आज ही आप संगठन महामंत्री जी का ट्वीट देखेंगे तो नंबर 1 पर चल रहा है। जो 1-1 लाख का शुरुआती लक्ष्य था वो रीवा ने पूर्ण कर लिया है। यानी कि कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति निष्ठा रखता है वो अपने कार्य में लगा हुआ है। अगर किन्हीं व्यक्तियों के बीच में कोई मतभेद हो रहा है तो संगठन उसको बैठ के सुलझाता भी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस पर चर्चा भी करता है, और वापस से पार्टी की लाइन पे जो अनुशासन है उसके तहत कार्यकर्ता काम करने लगता है। ये स्वाभाविक है भाई, मनुष्य है। अच्छा नेहा जी, वैसे इस सबसे अलग अगर जैसे आपको बताते कि संगठन पर्व के साथ साथ ये गुटबाजी वाला भी टॉपिक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप आते जरूर। जी, मैंने आपका सवाल मिस कर दिया। मैंने कहा कि आपने कहा ना कि आपको संगठन पर्व के बारे में बताया गया था, तो संगठन पर्व के साथ साथ ये बताते कि गुटबाजी का एंगल भी रहेगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप आते जरूर। क्यों नहीं, आपने जितने भी कठिन प्रश्न आज से पहले आप जिन भी संस्थाओं में हैं, मैं जुड़ी हूँ आपके साथ, बिल्कुल, हाँ। आज भी यहाँ पर हूँ, पर विषय पे आना भी जरूरी था क्योंकि रीवा की चर्चा हम कर रहे हैं, बुंदेलखंड की कर रहे हैं, तो संगठन पर्व के तहत जो लक्ष्य है वो शुरुआती लक्ष्य जिलों ने पूरा किया है। यानी कि प्रत्येक नेतृत्व का जो हिस्सा है, प्रत्येक कार्यकर्ता जो भाजपा का है, जो पार्टी के लिए निष्ठावान है, उसकी गतिविधियों के लिए है, सदस्यता अभियान के लिए, वो अपना कर्म करे चले जा रहे हैं। ठीक, मैं इस पे जरा एक सवाल पूछ लेता हूँ महेश जी से, फिर मैं अमित जी आपके पास आता हूँ। महेश जी, एक किसी भी बर्तन की एक क्षमता होती है, उससे ऊपर अगर आप पानी डालेंगे या कुछ भी तरल पदार्थ डालेंगे तो फिर वो नीचे फैलने लगता है, वो पानी हो, वो रायता हो, और फिर वो जब फैलता है तो बुरा लगता है। भाजपा के साथ यही हो रहा है कि आजकल एक संगठन पर्व तो है ही, आम आदमी कार्यकर्ता बने, अच्छी बात है, लेकिन जो कांग्रेसी आ रहे हैं शायद वो पात्र भर गया आपको बीजेपी का। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा परिवार जो है 140 करोड़ का है, ये पूरा देश ही परिवार है। जहां सेवा और कर्तव्य बोध हो, वहां किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन को इस बात की, जो आपका कहना है, जो आपकी चिंता है, उसकी चिंता नहीं होती है। अगर आपने राजनीति को सेवा के लिए चुना हुआ है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए चुना हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें किसी तरह की दिक्कत आएगी, या वो कितना बड़ा परिवार बन जाए या कितना बड़ा वो समूह बन जाए। अब सवाल उठता है कि ऐसे में जब इस तरह के बिटरनेस कहीं आती है, जो व्यक्तिगत रूप से, मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, ये सरकार या संगठन को लेकर नहीं है। वो उनको पसंद नहीं आया तो दूसरे ने टीका टिप्पणी कर दी, दूसरे को पसंद नहीं आया तो उसकी टीका टिप्पणी। नहीं तो फिर संगठन को भी तो ये चीज पसंद नहीं आ रही होगी ना सर, और आने भी नहीं चाहिए। संगठन स्वाभाविक है, इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छे ढंग से वहां जो बात कही, उनका कहने का मनोभाव यही था कि भाई संगठन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई ऐसी बात हुई है तो उसको समझा जा सकता है। ठीक, मैं जरा इस पे एक अमित जी सवाल पूछ लेता हूं सर, वक्त थोड़ा सा कम है, सब पे बात हो जाए। अमित जी, तो फिर क्या वजह है कि आपकी अगर कुछ व्यक्तिगत प्रतिक्रिया हो तो उसे मनमुटाव, कलह का नाम मिलता है और उसका असर भी दिखता है चुनाव के नतीजों पर भी, और बीजेपी का हो जाए तो फिर वो लोकतंत्र है, फिर वो और उसका नतीजों पर भी कोई असर नहीं दिखता। पार्टी जब चुनाव में लड़ती है तो फिर जीत जाती है, आप हार जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि पिछले कुछ सालों से जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो या तो परिवार की बात करने लगे और ये बात भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग कितने हैं, उस बात का कभी विश्लेषण नहीं करते।
दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर कांग्रेस में पहले कहते थे कि कमलनाथ जी का धड़ है, एक दिग्विजय सिंह जी का धड़ है, एक जीतू पटवारी का धड़ है, अगर हम वही धड़ों की इधर बात करें तो यहाँ गुटबाजी और धड़ होती है। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विचलनों की सोच देखें तो भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का पावर सेंटर है। अरे तो अमित जी, चुनाव से पहले आपने जम के कहा था कि नाराज शिवराज महाराज 3-3 गुट हैं। अब देखिए, महाराज अपनी जगह है, शिवराज अपनी जगह है, नाराज जो है बस वही है और वो पार्टी जीत गई। इन 10 सालों में राजनीतिक विश्लेषण का बता रहा हूं कि ये जो राजनीतिक अच्छा, मुझे लगता है डिबेट अगर थोड़ी देर और चली तो शायद ये नेहा जी बनाम अमित जी ना होके अमित जी और बनाम महेश जी हो जाएगा। वो मैं चाहता नहीं। बाकी महेश जी, मैं धन्यवाद करूंगा, आपने बीच में टोका नहीं और डिबेट अभी हमारी हाल ही में डिरेल नहीं हुई। हाल ही में अभी जब वन अमित जी 30 सेकंड है अमित जी प्लीज। छूटा गया, जब वन मंत्री हाल ही में जब वन मंत्री से उनका डिपार्टमेंट छोड़ा गया तो आप देखिए कि वो वन मंत्री ने कहा मेरी पत्नी भी इस्तीफा देगी और मैं भी इस्तीफा दूंगा। ये चाल चरित्र था। केपी यादव के बयानों को सबने सुना और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र। अरे तो वो एग्जांपल तो मैंने आपको खुद दिए। मैंने वही तो पूछा था आपसे कि आपकी कला आपको हरा देती है और आपके मुताबिक बीजेपी की कला का असर बीजेपी पर क्यों नहीं पड़ता। खैर, इस पर जनता चिंतन करेगी। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। अजय, बहुत धन्यवाद आपका। अमित जी, महेश जी, नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।